तो नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात कर रहे हैं वो यमुना प्राधिकरण की जो न्यू स्कीम लॉन्च हुई है नवंबर 2024 की, RPS-08A, उसके बारे में। ये तो सही है कि लगभग 451 के आसपास की प्लॉट की स्कीम निकली है। आपके पास में इसका ब्राउचर भी पहुंच गया होगा और हो सकता है कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी इसके लिए मिल गई होगी, क्योंकि लोग बहुत इंतज़ार करते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले भी एक स्कीम निकली थी, उसमें भी लाखों लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन निकला कुछ लोगों का। उनको ज़्यादा दुख होता है जो 3 से 4 महीने वेट करते हैं, या तो जो 10% है वो लोन पर लेते हैं या किसी से उधार लेके यही सोचते हैं कि 10% में एक बार निकल जाए फिर तो इंतजाम कर लेंगे, बस यमुना प्राधिकरण के अंदर प्लॉट निकल जाए कैसे ही करके। साइज कोई भी हो, हर एक को खुशी होती है। लेकिन क्या यमुना प्राधिकरण ऐसा सोचता है? क्या यूपी रेरा ऐसा सोचता है? अब हम इस स्कीम पर ही लेकर आते हैं आपको। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई होगी। इसमें एक चीज कुछ अलग आई है। इसमें आया है सेक्टर 24A। 22D आपने देखा हुआ है, यानी ज्यादातर लोगों ने देखा हुआ है। सेक्टर 18 देखा हुआ है, सेक्टर 20 देखा हुआ है, सेक्टर 17 देख लिया, यानी 16 का भी कई बार स्कीम में आ गया है, तो वो भी लोग जानते हैं उसके बारे में भी, यानी ब्लॉक अलग हो। लेकिन जो ये 24 से ही आया है, ये तो बिल्कुल सबसे अलग ही है। पहली बात बता दें, किसी को नहीं मालूम, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% लोग जानते सेक्टर 24 से कहाँ पड़ता है। ये मत सोचना कि हमने 2031 वाला जो इसका मास्टर प्लान है यमुना अथॉरिटी का वो देख लिया, रोडीजा के पीछे आ रहा है। भैया, देखने में और मौके पे जाने में बहुत फर्क है ना जी। देखना तो वहां का है कहाँ। तो हम ये वीडियो हम आज बना रहे हैं। हम कल आ रहे थे जेवर से, शाम का टाइम था, हमने भी सोचा कि लोगों को आज सबसे अलग दिखाया जाए। यानी स्कीम के बारे में सभी बताते हैं, जो यूट्यूबर वगैरह या फिर रियल एस्टेट में काम करने वाले बच्चे हैं वो सभी बताते हैं। लेकिन हमने सोचा कुछ अलग ट्राई करते हैं आज। हम चल दिए सेक्टर 24A के लिए। हमने शॉट लिया कि रोनीजा के पीछे तो है। अब मिर्जापुर से लेके रोनीजा के लिए हमने रास्ता पकड़ा। एज का एक प्रोजेक्ट था, वहां से निकलते हुए हम दिखाएंगे आपको वीडियो। और टक 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 ऊपर नीचे करते हुए हम भैया 2-3 गांवों में निकले, लेकिन हमें 24 कहीं नहीं मिला। लोगों से पूछते हैं आसपास गांव के, देखो मैं भी लोकल ही रहने वाला हूं, लेकिन हमने जंगल देखे हैं यार। हमने जो नए नए सेक्टर कट जाते हैं पता नहीं पड़ता है, वो उसके बारे में यार नॉलेज कम हो जाती है ना। तो बाहर के लोगों को तो प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने आपकी समस्या खत्म करनी चाहिए। जब हम लोकल होने के बावजूद भी, 10-12 किलोमीटर के एरिया में होने के बावजूद भी नहीं जान पाए कि सेक्टर 24 से कहाँ है, पता पड़ गई थी रोडीजा के पास है या खिल्ली भाव के पास है। लेकिन मालूम तो मौके पर ही चलेगा ना। तो हम चल दिए जी। हमें लास्ट में आगे फिर देखा हमने नक्शा भी, यार 130 मीटर रोड पकड़ो। 130 मीटर हमें बड़ी मुश्किल में मिला, जो बहुत दूर था। 130 मीटर रोड पे हम गए। पतंजलि का एक प्रोजेक्ट चल रहा था राइट साइड में, यानी इंडस्ट्री एरिया है बराबर में। उसी के बराबर में ये सेक्टर 24A का प्रोजेक्ट है, जहां पर 130 मीटर का रोड खत्म होता है। उसके बाद में यही है, मतलब खत्म नहीं होता, आगे ब्रेक लगा दिया गया है। यानी किसानों ने आपत्ति वगैरह ले रखी होगी, ये तो ये चलता ही रहता है यमुना प्राधिकरण का, कि आपत्तियां बहुत है भाई किसानों की। तो हमें पता लगा ये 130 मीटर, हमने देखा जब वापसी आए, 130 मीटर तो वही रोड है जो जेपी के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है, स्पोर्ट सिटी है, उसी के बराबर से जो 130 मीटर का रोड जा रहा है बीबो की तरफ या 22 की तरफ जो जा रहा है, वही रोड है सेक्टर 25 होता हुआ। वही रोड है, उसका जो लास्ट का पॉइंट है वही सेक्टर 24A आता है। और वो सीधा यमुना से लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है। एग्जैक्टली मान लीजिए लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है, क्योंकि मैंने मीटर लगाया था कि 8 किलोमीटर पड़ता है। मैं उसके बारे में दिखाऊंगा भी। लेकिन जाते हुए हम रोनीजा से गए थे, आते हुए हम 130 मीटर रोड से आए थे, तो हम दोनों ही चीज आपको दिखाएंगे। और ये पहली बार होगा कि आपको
स्कीम लॉन्च पर ही सेक्टर दिखाया जा रहा है। आप उस सेक्टर को देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि यहाँ पर कहाँ पर यूपी रेरा और कहाँ पर यमुना प्राधिकरण है भैया। सिर्फ और सिर्फ हमारे किसान भाई हैं और सिर्फ किसान भाई हैं, वहां कुछ नहीं है वहां पर। तो कुछ बातें हैं जो आपसे करना चाहता हूं। पहले तो ये कि यमुना प्राधिकरण की पुरानी स्कीम है जो सेक्टर 18 की है, सेक्टर 20 की है, उसके बाद में 22D की है, फिर उसके बाद 17 और 16 की है, जो लेटेस्ट हुई 16 का जी ब्लॉक आया था। लेकिन हम 16 पे नहीं जाते हैं, 22 में पहले हम जाते हैं 18 और 20 में। 18 और 20 में कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जिनमें आपको लगेगा थोड़ी सी सफाई है, वो भी गाँव की वजह से है। प्राधिकरण ने कुछ नहीं करा, बस सड़कें बनाई थी वो टूट चुकी। और दूसरा, आप अगर जाओगे, आपके साथ में कोई महिला जा रही है उस सेक्टर में, सेक्टर 18 और 20 के में, खासकर 20 के में, तो वो बहुत बुरी तरह से डर जाएगी। दिन में भी वो आपसे सीधा क्वेश्चन करेगी, भाई ले कहाँ आए हो आप मेरे को, कहाँ पर लेके आए हो ये। तो हो सकता है आपके साथ में बहस भी छिड़ जाए। ये हालात है सेक्टर की आज की डेट में कि बहुत बड़ी बड़ी बीड़ के पेड़ की करें खड़ी हुई हैं, घास फूस खड़ी हुई है। प्राधिकरण उन पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है। सेक्टर 22D में थोड़ा सा साफ लगता है क्योंकि वहां गांव के ने उपले पात्रे स्टार्ट कर दिए थे जगह जगह, तो वो ऑलरेडी उन्होंने साफ कर डाला, तो इसलिए वो थोड़ा सा लगता है यार सफाई हो रखी है वहां पर। और ये कहीं ना कहीं 18 में भी है, एक दो गांव में, 20 में भी एक दो गांव के आसपास ही है, लेकिन पूरे में नहीं है। पूरे में ना आपको ब्लॉक दिख सकता, ना आपको प्लॉट देखना चाहेंगे तो कांटे वांटे लगने का डर है। तो पहले प्राधिकरण को उन पर गौर करना चाहिए कि आपने लोगों को दिया क्या है यार। अब 2024 चल रहा है, लगभग 14 से 15 साल पुरानी अलॉटमेंट नहीं। आप मतलब लोगों को क्या दे पाए हैं। वहां पर कोई सफाई नहीं है, कोई आपने अच्छी तरह से उस पर वर्क नहीं करा है, डेवलप नहीं करा है, तो फिर आगे क्यों बढ़ रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है बुलंदशहर तक हम लेंगे, दादरी को लेंगे, गाजियाबाद तक हम जाएंगे, नोएडा फेज 1 फेज 2। अरे यार गुमराह क्यों कर रहे हो लोगों को, है। पहले वहां तो आइए जहां से चल रहे हो, आगे क्यों बढ़ रहे हो भाई। मैं मानता हूं आप लोगों ने रेवेन्यू जनरेट करा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है, जो वो आम आदमी के काम ही नहीं आएगा, ऐसे रेवेन्यू का क्या फायदा। तो भैया सीधा सीधा है कि आप ध्यान दीजिए। और यहाँ यूपी रेरा की बात बहुत आती है। लोग सोचते हैं यार यूपी रेरा है तो कुछ भी नहीं है, एक विश्वास हो जाता है, जैसे कानून पर विश्वास होता है ना, लोग यूपी रेरा पे विश्वास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ग्रेटर नोएडा के अंदर काफी ऐसे बिल्डर हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है अब तक, है ना। बीच में छोड़ जाते हैं काम को, लोग फंसे रह जाते हैं। नोएडा एक्सटेंशन में भी ऐसा हो रहा है। तो ये यूपी रेरा जब एक बार बंदा प्रोजेक्ट बनाता है और उसी को दोबारा से अधूरा छोड़ के उसी को दोबारा से प्लॉट अलाउट हो जाता है अथॉरिटी से, तब ये यूपी रेरा जाती कहाँ है आखिर, है ना जी। या फिर प्राधिकरण मतलब गलत पे गलत करता जा रहा है, यूपी रेरा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है आम आदमी के लिए। आप 3-4 प्लॉटों को रोक के आप महान बन गए कि जी हाँ यूपी रेरा है हम। आप एक नॉर्मल आदमी को सताने लग जाते हो, लेकिन जहां कोई प्राधिकरण जैसा आ जाता है तो आप चुप हो जाते हो। ये आप पर क्वेश्चन मार्क है। मैं आप पर विश्वास करता हूं, लोग आप पर विश्वास करते हैं, सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उनके साथ में कुछ नाइंसाफी नहीं होगी। आपको ये सोचना होगा कि प्राधिकरण ने 10 से 15 साल पुरानी जो स्कीम लेके आई थी, अलॉटमेंट हुए थे, उन पे अभी कोई वर्क नहीं करा, तो आगे उसको आप मतलब स्कीम क्यों लाने दे रहे हैं। ये लोग 800 कुछ और प्लॉट ला रहे थे, मुझे मतलब मैंने पढ़ा है, पेपर में ही पढ़ा है, हमें तो जानकारी पेपर से या फिर न्यूज चैनलों से ही मिलती है ना। तो उनसे पढ़ा है कि आपने 800 प्लॉट ये ला रहे थे और इसमें इस स्कीम में 400 कुछ वाली में तो आपने 300 कुछ प्लॉट को रोक दिया है जो 18 और 20 के थे। अच्छा काम है, बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन यार ये 24 ए कहाँ से आया? इस 24 ए को कैंसिल करो ना, करो 24 ए को कैंसिल सीधा सीधा। जिनका पैसा आया हुआ है उसको रिफंड करो, है ना। मैंने देखा है सिर्फ वहां खेत से अलावा कुछ नहीं है, और खेत भी ठीक है। आप सेक्टर 18-20 में देख लीजिए, 10 साल से भी ज्यादा पुरानी स्कीम है जो हमने अलॉट करी थी। उसमें अभी तक किसान कर आपके बीच के मसला बहुत चल रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुलझा पा रहे हैं। क्यों भाई? उसमें उन लोगों की क्या गलती है जिन्होंने आपको पैसा दे रखा है? अच्छा, यहाँ एक बात और है कि अगर अगर मेन आदमी जो अलॉटी है वो यमुना प्राधिकरण में जाता है कि जी आप हमारा ये देखिए लीज प्लान बनाइए, कि जी इस पे तो स्टे लगी हुई है, अजी इस पे तो आपत्ति लगी हुई है। आपने स्टे वाले आपत्ति वाले प्लॉट दिए ही क्यों हैं? क्यों दिए हैं किसी को? और जब वो अपना रजिस्ट्री के लिए आप पर आवेदन करता है तो आप ये कहते हैं कि पैसे वापसी ले लीजिए अपने, अगर ज्यादा जल्दी है तो। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे आप छुटकारा नहीं पा सकते हो। तो प्राधिकरण और रेरा को सोचना चाहिए कि हम वो ही चीज दें जहां लोगों के लिए सही हो सके। तो भाइयों, फाइनली हम आपको लेके चलेंगे सेक्टर 24 ए, आपके सपनों का घर, आपके भविष्य का घर। और आप हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो भाइयों, हम थोड़ा सा कड़वा बोलते हैं, लेकिन वो आपके लिए बोलते हैं। देखो, मैं तो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी चलाता हूँ। खरीदने बेचने में एक थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, उसको घर में लेके बैठूंगा आराम से, आपको क्यों बताऊंगा ये सब चीजें? क्यों आपके लिए मैं वीडियो पे इतनी बकवास करूंगा? हमारा सिर्फ ध्येय ये है कि रियल एस्टेट जो मार्केट खराब हो गई थी उसको सुधारा जाए। और मैं पढ़े लिखे बहनों भाइयों से ये कहूंगा कि आप रियल एस्टेट ज्वाइन करें। पैसे के लिए तो सभी करते हैं देखो, लेकिन आप काम करें लोगों के लिए भी। जो ये फालतू की गंद भरी पड़ी है ना, जो लोग सोचते हैं रियल एस्टेट के बारे में, डीलरों के बारे में, वो छटनी चाहिए। अच्छे लोग परेशान होते हैं यार वहां पर कुछ लोगों की वजह से। तो मार्केट अगर अच्छी हो जाए तो लोग भी विश्वास करेंगे। और तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं अब सेक्टर 24 ए के सुहाने सफर पर। और लाइक और शेयर करना ना भूलें भाई साहब। सब्सक्राइब कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलो तो चलते हैं हम कल वाली वीडियो पर। तो दोस्तों, हम जेवर की तरफ से आ रहे थे, बताया था, तो हाईवे से नीचे उतरे, दनकौर होकर आए थे हम एक्चुअली, थोड़ा आगे उतर गए थे। तो दनकौर से हम अगर जा रहे हैं जेवर की तरफ सर्विस रोड पर, तो लेफ्ट साइड में गौर सिटी है, यानी गौर यमुना सिटी। ये प्रोजेक्ट लगभग सभी का देखा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो वीडियो बनाऊं वो यहीं से बनाऊं, जो शॉर्ट वाली वीडियो है, यानी जो शॉर्टकट है सीधा जाने के लिए। लेकिन अभी गड्ढे हो रहे हैं तो मैं आगे दिखाऊंगा। तो लेफ्ट साइड में गौर यमुना सिटी है, जो गौर इंटरनेशनल स्कूल भी है। तो हम सीधा चलेंगे, ये गौर का इंटरनेशनल स्कूल है। तो हम इसी रोड पर सीधा चलते रहेंगे, आगे पेट्रोल पंप आएगा और राइट साइड में हम मुड़ जाएंगे थोड़ा आगे जाके, जो कि रौनीजा के लिए रोड चला जाता है। तो लगभग गौर यमुना सिटी से हम 1.5 से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे। और चलते ही रहेंगे। मैंने थोड़ी कार स्पीड पर कर ली है ताकि ये सफ़र जल्दी से कट जाए, और रास्ता दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो लेफ्ट साइड में ये नीलोनी मिर्ज़ापुर का पेट्रोल पंप आ जाता है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो दिल्ली की तरफ से, तो ये रोड ना लें जिस तरफ से हम आएंगे वापसी,
वो रोड जो रूट है वो सही पड़ेगा आपके लिए। ये जो रोड या रूट कह सकते हो, ये उनके लिए सही है जो जेवर की तरफ से सर्विस रोड पर आ रहे हैं या फिर धनकौर से जा रहे हैं। धनकौर वालों के भी लिए वही सही रहेगा। जेवर की तरफ से, रऊपुरा की तरफ से, इधर से जो आ रहे हैं तो उसके लिए ये ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि पेट्रोल पंप के थोड़ा आगे से हम रोनीजा के लिए कट जाएंगे, तो ये रोनीजा, खेली, वहाव इस तरीके से जा रहा है रास्ता सीधा। और देखो सामने देख रहे हैं ना आपके जो डीलर लोग हैं उन्होंने अपने नंबर ऐसे लिखवा रखे हैं सब जगह, जैसे मतलब रास्ते में पान खा के लोग थूक जाते हैं ना और गंद मचाते हैं, वैसा ही मतलब इसमें बुरे मानने वाली बात नहीं है, वैसे ही दीवारों को गंदा कर देते हैं। तो यहाँ से जो लेफ्ट साइड में सर्विस रोड पर वो रोनीजा के लिए चला जाता था और हम सीधा जा रहे हैं क्योंकि यही रोड आगे 24A से भी कनेक्ट हो जाएगा, YC 24A इस तरफ यही। और ये एस का नया प्रोजेक्ट आया है, तो अगर एस का भी कोई प्रोजेक्ट ढूंढता है तो वो यहीं पर है, तो देख लीजिएगा। और ये टूटा टाटा रास्ता वो इसलिए है क्योंकि डंपर वगैरह चलते हैं, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और वैसे भी ये रोड पूरा नहीं हुआ है, आगे से ब्लॉक है, इसलिए हमें गांव में होकर जाना पड़ा था। जो गांव का नाम है आगे सीधा चले जाएंगे, खेली भाव पड़ता है। ये टू साइड रोड है, पल्ली तरफ भी है इस तरफ भी है, लेकिन एक साइड गंदा होने के कारण लोग ज़्यादातर एक साइड ही चलते हैं। आप यहाँ भी देख रहे हैं कोई सफाई का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। अभी भी यहाँ किसानों के जो धान है, जो पराली बोलते हैं, वो राइट साइड में रखी हुई है काफ़ी सारी। जो धानों का वो मलबा रह जाता है, यानी कह सकते हो चावल का मलबा रह जाता है, उसके पूले राइट साइड में काफ़ी सारे हैं और अभी किसानों के कब्जे में हैं। तो दोस्तों आगे जो गांव है वो है खेली भाव, इसी में से हम निकल के 130 मीटर पर हो जाएंगे, वहां से लेफ्ट हो जाएंगे। तो जैसा कि गांव है तो हम गांव के अंदर से वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि रोक टोक हो जाती है, तो हम सीधा पहुंचते हैं सेक्टर 24A। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यमुना प्राधिकरण की जो न्यू स्कीम निकाली है RPS08A 2024 में, यानी जिसमें लगभग 451 प्लॉट हैं, उसके बारे में। आपने जैसे देखा होगा कि यमुना स्कीम पे स्कीम लॉन्च करती जा रही है। यमुना प्राधिकरण ने एक मैप के ऊपर डिजाइन करके तो दे दिया सेक्टर 24 से कहाँ पड़ता है, लेकिन अगर आप मौके पर आएंगे नज़ारा कुछ हो रही है। आप मेरे पीछे जो खेत देख रहे हैं यही वो सेक्टर 24 है जहां पर यमुना प्राधिकरण आपके भविष्य का घर, सपनों का घर बना के दे रही है, लेकिन ड्राइंग के ऊपर ना। एक्चुअल में बात कुछ और है। मैं आपको अभी पूरा दिखाऊंगा कि यहाँ पे खेत से अलावा और कुछ नहीं है। खेत भी किसान के कब्जे में है, अथॉरिटी के कब्जे में कुछ नहीं है। जब तक आपके कब्जे में नहीं होता तब तक आप उस पर कुछ अधिकार नहीं कर सकते। आपने देखा होगा 2009 की अलॉटमेंट हुई थी, या पहले भी हुई है, 19 में भी हुई है, 15 में भी हुई है, सेक्टर 17 हो गया, सेक्टर 16 हो गया। हर जगह ऐसा ही होता है कि आप किसान से कब्जा तो ले नहीं पाते हैं, लेकिन उस पर स्कीम लॉन्च कर देते हैं। बाद में क्या होता है, बाद में यही होता है कि आपने स्कीम तो लॉन्च कर दी, प्लॉट अलाउट भी हो गए, आप 3 साल लगाएंगे, 4 साल लगाएंगे। किसान आसानी से कब्जे देने वाले होते नहीं हैं। अगर आपने कब्जा भी ले लिया तो उसमें कम से कम 25 to 30% किसानों की रिट डल जाती है हाई कोर्ट के अंदर। बाद में प्रॉब्लम किसको होती है, बाद में उसको होती है जिनके प्लॉट अलाउट हो चुके हैं या जिनके नाम पर प्लॉट अलाउट हो चुके हैं। आप सेक्टर 20 के अलाउटमेंट ले लीजिए, 2009 के आसपास हुए थे, या फिर 2015 के ले लीजिए, सेक्टर 17-16 के ले लीजिए।
हर जगह ऐसा ही है। सेक्टर 22D के ले लीजिए, आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है सिर्फ अथॉरिटी की कुछ गलतियों के कारण। हर एक जगह पैसा नहीं कमाया जाता। आप पैसे कमाओ, लॉन्च करो, लोगों के लिए भी फायदा है, आपके लिए भी फायदा है। लेकिन गाय आ गई थी पीछे। आप प्रॉपर्टी दीजिए, आप सेल करिए, लेकिन आप तभी करें जब किसान से पूरा कब्जा लें, उस पर बाउंड्री कर लें, उसके बाद ही आप कोई स्कीम लाइए ना। कौन मना कर रहा है? लेकिन अगर ये प्लॉट अलाउट हो जाते हैं कल को, यानी होंगे भी, हर आदमी को लग रहा है कि आज 25 से 26 हजार रुपए मीटर में आपको प्लॉट मिल रहा है, और ये ही अगर आप रीसेल में लेते हैं तो लगभग 70 से 80 हजार रुपए मीटर में मिलता है। लेकिन उसका फायदा क्या? इससे अच्छा तो आप 7% वाले ले लीजिए। क्यों अथॉरिटी के जनरल लेते हैं? है ना जी। अब यहाँ पर मेरे पीछे देखिए, और मैं दिखाऊंगा भी आपको, दूर दूर तक खेत ही खेत हैं कि आप खरीद रहे हैं और रीसेल कर रहे हैं सिर्फ पेपर के अंदर। अब मान लीजिए कि जिस खेत में मैं खड़ा हूं, इस पे प्लॉट नंबर XYZ कुछ भी आ जाता है, और कल को किसान कब्जे देने में प्रॉब्लम करता है। कब्जे ना देने का सीधा सा मतलब है वो खेती करना चाहे या फिर बाउंड्री करके उसे रोकना चाहे, तो सीधा सिद्धांत होता है किसान का, एक रिट फाइल कर देता है हाई कोर्ट के अंदर। वहां यमुना अथॉरिटी भी कुछ नहीं कर पाती है, उनके भी हाथ कट जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है ना पीछे से चली आती है। या तो कह सकते हो कि एडवाइस जो आती है उनकी अथॉरिटी से निकल के आती हो। मैं नहीं कह सकता कि किसान अगर पैसा ले लेता है तो हर एक किसान की इतनी हिम्मत तो होती नहीं है कि वो रिट लगा दे सारी चीज में, जब उसके प्रॉपर्टी के पैसा ले चुका होता है नहीं, मुआवजा ले चुका होता है। हर बार ऐसा होता है कि आम आदमी को जिसके नाम पे अलॉट हुआ है उसको ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, या फिर उसकी रिट डली हुई है तो उसका लीज प्लान नहीं बनता है, उसकी रजिस्ट्री होने में देर होती है, यहाँ तक कि उसको कब्जा नहीं मिलता है। काफी चीजें हैं, काफी समस्या हैं अथॉरिटी के अंदर। आप पहले वो नहीं सुलझा पा रहे हैं जो 2009 की या 2015 2017 की या 19 की है, जो भी डेट की है, और आप नई पे नई स्कीम लॉन्च पे लॉन्च करते जा रहे हैं। तो ये तो सरासर आम आदमी के साथ नाइंसाफी है। जो आज से 10-10 साल पहली वाली स्कीमों के जो अलॉटी है वो परेशान है अभी तक, आप उनको नहीं देख पा रहे हैं। अथॉरिटी में कोई बंदा आता है तो सही से बात नहीं करते हैं लोग, है ना जी। अगर आप कहेंगे कि मुझे इसके लीज प्लान बनाना है या कब्जा लेना है, कि जी इसमें तो किसान की रेट लगी हुई है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो प्रेशर डालता है कि मैंने 2009 में या 2015 में आपको पैसे दिए थे। तो पता है लोगों का, या जो ऑफिसर्स लोग या मैनेजर वगैरह कोई भी A to Z बैठा हुआ अधिकारी वो क्या बोलता है, आप हैंड ओवर कर दीजिए, आप अपना पैसा वापसी ले लीजिए। भाई ये कहाँ तक सही बात है नहीं? ये तो कोई सही नहीं है। तो मैंने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई है कि आप कोई भी स्कीम लॉन्च करने से पहले पूरा, जब आपने पैसा दे दिया है किसानों को, तो पूरा कब्जा लीजिए ना साथ के साथ। एक हाथ पैसे दीजिए, दूसरा दूसरे तीसरे दिन या उसी दिन जिस दिन चेक साइन कर रहे हैं उस दिन कब्जा ले लीजिए आप क्यों इतना लेट करते हैं? तो किसान को सोचने का मौका, या किसी को थर्ड पार्टी को सोचने का मौका मिल जाता है नहीं? उसमें कुछ और उसके गुड़ा भाग चलते रहते हैं, यार आपके 64% आएगा, अब के मेरे को ये मिलेगा। यहाँ तो इन्होंने ये स्कीम लॉन्च कर दी है, और जब तक मैं प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, कब्जा नहीं दूंगा, तब तक ये मेरी सेवा पानी करते रहेंगे, है ना जी। तो आप ऐसा मौका देते ही क्यों हैं लोगों को? मैं यहाँ किसानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं यहाँ एलओटी के साथ हूँ। अगर एलओटी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहाँ जाकर रोए, किससे बोले? जब अधिकारी नहीं सुनते, लोग परेशान होते हैं, टाइम नहीं मिलता, मीटिंग नहीं मिलती, तो फिर उनकी प्रॉब्लम हल कौन करे भाई? सेक्टर 20 का शायद एच ब्लॉक है, वो शिफ्टिंग के कगार पर पहुंच गया है या होने वाला है। जिन्होंने उसमें फॉर्म भरे थे आज से लगभग 10 से 15 साल पहले, 10 साल 11 साल पहले, तो
उनकी बेचारे की क्या गलती थी? उन्होंने तो अपनी मेहनत का पैसा आपको दिया है ना। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये अथॉरिटी की प्रॉब्लम है, आम आदमी की प्रॉब्लम नहीं है। जिसने पैसा डाला है उसे तो चीज चाहिए, आप देते क्यों नहीं हो? आप मुआवजा बांटते जा रहे हैं, कब्जा ले नहीं रहे, उसको टाइम देते हैं, वो बंदा खेती करता जाता है। उसके बाद में फिर जब आप स्कीम लाते हैं नई वाली, और स्कीम देख के उसके माइंड में फिर वही गुणा भाग होने लगता है, जैसा मैंने पहले बताया। फिर वो कुछ ना कुछ डिमांड करता है। ये जो समस्या पैदा करी है ना, ये आप लोगों ने करी है। और जब आप समस्या पैदा करते हैं तो हल भी आपको सोचना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि रेरा है, यहां आपको कहीं रेरा नजर आ रहा है क्या? दूर दूर तक कहीं रेरा हो तो मुझे बताइए। ये रेरा भी ना कागजों पे चलता है खाली, है ना जी। अगर रेरा होता ना तो पहले ये देखता है कि क्या आपकी प्रॉपर्टी कब्जे में है या नहीं है। कुछ रूल्स हैं उसके। आपने जो स्कीम निकाली है, वो स्कीम निकालने से पहले क्या आपके पास में वो जमीन है जहां प्लॉट दे रहे हैं लोगों को? 500-700 रुपए पर प्रति एक फॉर्म के मिलते हैं, जो देने नहीं पड़ेंगे। 2-2.5 लाख फॉर्म आ जाते हैं, बल्ले बल्ले हो जाती है अथॉरिटी की। निकलेंगे 200, 400, 500 प्लॉट जो भी निकलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वही समस्या है, जो दिक्कतें आ रही हैं आम आदमी को। तो इस पे ना अथॉरिटी को सोचना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेरा वालों से, ऐसी कोई भी स्कीम अथॉरिटी लॉन्च ना करे जहां उसका कब्जा ना हो, ताकि आम आदमी का पैसा बचा रहे। ठीक है जी। तो मैं दिखाता हूं आपको यहाँ का जो पीछे का नजारा ना सेक्टर 24A का। आप देखेंगे यहाँ पर एक्चुअल में है क्या। तो चलो आपको दिखाता हूँ। ये पतंजलि को लैंड दिया अथॉरिटी ने, जिसकी बाउंड्री हो चुकी है। और ये पूरा सेक्टर 24 से आ रहा है। ये रहा, कहीं तक भी देख लीजिए आप। ये ये पूरा सेक्टर 24 है जी, आगे तक। ठीक है ना। ये हाल है सेक्टर 24 के। ये 130 मीटर रोड है जहां हमारी गाड़ी खड़ी है। ये 130 मीटर रोड पे खड़ी हुई है। जो इधर से आगे बनेगा, बट यहीं इसका एंड है। जहां 130 मीटर का रोड रोड का जो एंड है, वहीं से ये राइट साइड में, अगर आप दनकौर की तरफ से आ रहे हैं या फिर जेपी स्पोर्ट्स सिटी की तरफ से आ रहे हैं, तो राइट साइड में जहां पर एंड होता है, तो राइट साइड में ये लैंड पड़ेगी, ये वाली। ये आपको कोई भी नहीं दिखाएगा और ना ही कोई इस पे बात करेगा। सिर्फ और सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं ये वाले। अब आप देखिए, ये किसान कब कब्जा दे सकते हैं अथॉरिटी को? आपको लगता है इसमें 2-4 साल में कब्जा मिल जाएगा? कितनी लड़ाइयां अथॉरिटी को लड़नी पड़ेंगी इसके लिए। अथॉरिटी क्यों लड़ाई लड़े? जब अथॉरिटी पैसे दे रही है तो कब्जा साथ के साथ क्यों नहीं लेती है? क्यों ऐसा टाइम देती है या इतना वक्त देती है कि जो लोग सोचने पे मजबूर हों कुछ गलत करने के लिए? ये कारण क्या है? आप अपने आप से पूछें, अपने आप से सवाल करें, फिर सोचें और कमेंट में लिखें। आखिर आम आदमी कब तक परेशान रहेगा? हम आगे आपको दिखाएंगे कि ये रोड जो 130 मीटर का है, ये दनकौर से कहाँ से निकल के आता है। मैं आते हुए की वीडियो नहीं बना पाया था। वो कारण था कि मैं जेवर की तरफ से आया था, बीच गांव में होकर आ गया था। जाते हुए की, यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे तक की मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। बीच में क्या क्या पड़ता है, क्या क्या है, तो वो आप सब देखेंगे। मैंने जैसे बताया है, पतंजलि है।
पतंजलि के बिल्कुल पास वाली जमीन है जी। और हम चल रहे हैं 130 मीटर रोड पर, जो कि आगे ब्लॉक हो चुका है। यहाँ भी कहीं ना कहीं किसानों ने रिट डाली हुई होंगी, जो आगे काम नहीं हो पाया है, या फिर ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर कब्जा मिल चुका होता तो ये रोड आगे बढ़ता जो वहां से बना है। ये जी दोनों साइड है 130 मीटर का रोड। आगे वीवो वगैरह कंपनी है, ये पतंजलि है। और इसलिए हमने गाड़ी साइड में खड़ी करी थी अपनी, ताकि यहाँ पर गांव वाले ना आए, क्योंकि गांव वाले क्वेश्चन बहुत करते हैं कि इस जमीन की क्यों वीडियो बना रहे हो, यहाँ क्या है, कैसे हैं, जबकि जमीन अथॉरिटी की है। लेकिन अथॉरिटी की कैसे हो सकती है यार, जब तक कब्जा नहीं लेंगे तब तक कैसी है। पेपर में तो केस लड़ते रहो यार, जीवन भर। चलो हम आगे आपको वीडियो दिखाएंगे, ठीक है जी। तो दोस्तों हमने करी अपनी गाड़ी स्टार्ट, और हम निकल पड़े हैं दनकौर की तरफ। राइट साइड में जहां हम खड़े थे वहां गांव पड़ता है चक जलालाबाद, जो बिल्कुल 130 मीटर से लगा हुआ है। और लेफ्ट साइड में पड़ता है तकीपुर बांगर, जो यहाँ से आधा या पौन किलोमीटर दूरी पर है। उसी के जंगल आते हैं ये। और हम 130 मीटर पर जा रहे हैं, जो सीधा यमुना एक्सप्रेसवे यानी जेपी स्पोर्ट सिटी पर पहुंचेगा। स्पीड भी हमने अच्छी खासी कर रखी है, लगभग 60 की। और दोस्तों माफी चाहूंगा कि मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ और एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है, कोई साथ में नहीं है। लेकिन ये ऑटोमेटिक कार है तो फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं आराम से हैंडल कर पा रहा हूँ इन चीज़ों को। जैसे कि मैंने बताया था, पीछे पतंजलि थी। ये लेफ्ट साइड का सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। दोस्तों मेरे जुकाम हो रहा है, इस वजह से थोड़ा लैंग्वेज में चेंज मिल सकता है आपको। वैसे गाड़ी सीखने के लिए बढ़िया रोड है। यहाँ बच्चे देखो स्कूटी सीख रहे हैं, खाली खाली सा, बढ़िया। अगर किसी को रेसिंग वेसिंग करनी है तो मॉर्निंग में जाके यहाँ कर सकता है। वैसे हम कहेंगे नहीं किसी के लिए कि भैया चले ही जाओ। एक्चुअली अभी आसपास के गांव के जो बच्चे हैं वो ही आके यहाँ पर खेलते कूदते हैं। देखो, गांव के आसपास जब सड़कें बनती हैं, नया नया डेवलपमेंट चलता है, तो बच्चे बाहर निकल ही आते हैं। शाम के टाइम, सुबह के टाइम देखो यहाँ पर खेल रहे हैं। बकरियां भी मिल जाएंगी आपको, यानी बच्चे बकरियां चराते चराते मेन रोड पर आ गए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ना माहौल, जब आप गांव में जाएंगे और वहाँ कुछ नया हो रहा है या सड़कें बन रही है नई नई, तो बड़ा आनंद आता है वहाँ के बच्चों को खेलने कूदने में, और वो भी उन्हीं रोडों पर। यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और लेफ्ट साइड में काफ़ी कंपनियां हैं जो वर्किंग कंडीशन पर हैं अभी। पूरा के पूरा हमने बताया था ये एरिया इंडस्ट्रियल है। और देखो बच्चे मेन रोड पर क्या कर रहे हैं। 3 बच्चे बैठे हुए थे लाइन में और पेट सफा कर रहे थे मेन रोड पर बैठकर। कौन आ रहा है इस तरफ, कौन जा रहा है, इसलिए बच्चे बैठ के आराम से शांति से पेट की सफाई कर रहे थे मेन रोड पर बैठकर। आगे बिजली घर है यहाँ का एरिया का। मजा आ रहा है वैसे गाड़ी चलाने में, लेकिन कहीं कहीं टूटा होता है तो थोड़ा सा सस्पेंशन पे भी जोर पड़ता है। बट ये गाड़ियां जो हैं ऑफ रोडिंग के लिए और वैसे ऐसे टूटे फूटे रोडों के लिए ही बनी है। जर्मन गाड़ियों का ये फायदा है। मैं अपनी गाड़ी की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा बताना पड़ता है यार।
देखो लेफ्ट साइड में कंपनियां ही कंपनियां हैं। डेवलप तो हो रहा है क्षेत्र, ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है, और धीरे धीरे ही चलता है। एक साथ कहीं भी महल नहीं बन जाते। जब लोग आने लगेंगे, रहने लगेंगे या आसपास काम करने लगेंगे, तभी ये सब होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि आपने गौतम बुद्ध नगर में काफ़ी ज़मीन ले ली है और वर्क भी चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ना ये सब जगह जगह होना चाहिए। आप एक ही जगह है उसको बढ़ाते रहेंगे तो लोग खाएंगे क्या? यानी आप यहाँ से 100 किलोमीटर एरिया को डेवलप करना चाहते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं, तो फिर एग्रीकल्चर कहाँ जाएगी? यानी लोगों को रहने के साथ में आवश्यकता पड़ती है कुछ चीज़ों की, और वो खेती ही दे सकती है। तो भाइयों, हम चला रहे थे स्पीड से, हमें मालूम नहीं चला और सामने रोड हो गया बंद। वो तो अच्छा हुआ ब्रेक फटाक से लग गए, नहीं हम सटाक से गड्ढे में जाते या उस दीवार में लगते। और होता क्या हमें नहीं पता। हमने ली बैक गाड़ी और यहाँ से टर्न करेंगे दूसरे साइड के लिए। और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं किसान की आपत्तियों की या किसान की रिट की, तो वहां भी किसान ने रिट ही लगा रखी है, जो ये रोड आगे नहीं बन पाया है। यही तो समस्या होती है। जब आप पैसा दे रहे हैं तो साथ के साथ लेते क्यों नहीं है? मेरा बार बार जो कहना है अथॉरिटी से, ये यही है कि आप जमीन के बदले पैसा दे रहे हैं तो जमीन क्यों नहीं ले पा रहे, क्यों उसको टाइम दे रहे हैं? या फिर जब आपका मास्टर प्लान लॉन्च होता है या मास्टर प्लान पे काम करते हैं, तो फिर जो कोर्ट है, हाई कोर्ट वगैरह, या इनको ये सोचना चाहिए कि जब वहाँ डेवलप हो रहा है, काम हो रहा है, तो कोई जमीन ना रोक पाए, है ना जी? जब रोड है तो रोड में तो जाना ही है ना? ये तो लोगों के लिए, भले के लिए है ना। हाँ, गाँव के अंदर आप रोड बनाते हैं या साइड में जहाँ कुछ बना हुआ होता है मकान वगैरह, पुरानी आबादी में, वहाँ लोग आपत्ति लेते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसको तोड़ने का अधिकार किसी का नहीं है। लेकिन पुरानी आबादी में अब रोड को देख के लोग नए नए बनाने लगे हैं साथ के साथ, तो वो तो गलत है ना। ये रोड कहीं कहीं टूट रहा है। राइट साइड में सेक्टर 22D 22 के सारे ब्लॉक आ जाते हैं, जो अभी इससे पहले कुछ लॉन्च हुए थे, 120 मीटर के निकले थे, वो 22D राइट साइड में पड़ते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, ये सीधा रोड 130 मीटर वाला यमुना एक्सप्रेस वे पर चला जाता है, जाता थोड़ा सा घूम के कहीं कहीं से टूटा हुआ है। और यमुना प्राधिकरण का जो सेकंड दफ्तर था, कुछ दिन के लिए खोला भी था इन्होंने, वो राइट साइड में ही खोला था, सेक्टर 22D के आसपास। और ये जो गांव पड़ जाएगा राइट साइड में, वो कट पड़ जाएगा मूंछखेड़ा। ये पुराना रोड है। और देखो सीधा रोड आगे बंद हो जाता है, तो किसानों कहीं ना कहीं आपत्ति। ये बोर्ड लगा हुआ है जैसे 22D के लिए पुरानी स्कीम का नाम लिखा हुआ है, जो इससे पहले निकली थी RPS 08। उसके कुछ प्लॉट सेक्टर 22D में निकले थे, तो उसके लिए बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन 24A में कोई बोर्ड नहीं लगाया इन्होंने। यहाँ भी कहीं ना कहीं अथॉरिटी की कमी है, या फिर हो सकता है लगाने वाले हो कुछ दिन में। तो जो गांव पड़ता है सामने मूंछखेड़ा, और यहाँ से लेफ्ट लेंगे, पुराना रोड था, आगे जाके फिर 130 मीटर में कनेक्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि बीच में रोड का रुक जाना, यानी विकास का रुक जाना कुछ लोगों की वजह से। तो या तो पहले वो प्लान बनाया ही ना जाए कि यहाँ से रोड निकलेगा, और अगर निकलेगा तो पहले से पूरी तैयारी करनी चाहिए कि क्या सारे किसान संतुष्ट हैं, कहीं रुकावट तो नहीं है।
अब देखो कहीं ना कहीं ये रोड रुका पड़ा है तो आम आदमी को प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट का भी पैसा लगा होता है, कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी प्रॉब्लम होती है जब विकास अधूरा रह जाता है या बीच में रुक जाता है। पर जब हम पैसे देते हैं लोगों को जमीन के, तो बदले में जमीन क्यों नहीं ले पाते हैं? इसके लिए कानून बनना चाहिए। और लेफ्ट साइड में सेक्टर 25 चल रहा है, जो कि किसान कोटा के 7% प्लॉट है। और यही ऐसा सेक्टर है जहां पर 5 से 7 गांवों के प्लॉट एक साथ लगे हुए हैं और यहाँ रजिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर रजिस्टर्ड प्लॉट के जो रेट हैं वो 65,000 रुपये के आसपास है, 65,000 रुपये मीटर के आसपास। हमने भी गाड़ी दौड़ा रखी है लोकल रोडों पे 66-70 की स्पीड पर। शाम का टाइम है, थोड़ा लेट हो रहे थे क्योंकि ऑफिस पर भी पहुंचना जरूरी था। जैसा कि मैं बता ही रहा था आपको, सेक्टर 25 चल रहा है। इसमें काफ़ी सारे ब्लॉक हैं और स्कूल, बड़े बड़े पार्क, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, इन सब की लैंड भी दी हुई है। तो काफ़ी अच्छा बनाया है एक सेक्टर के रूप में। अगर ये अच्छे से डेवलप हो जाता है तो एक सेक्टर ही माना जाएगा। और हम निकल आए हैं आगे गोल चक्कर पे। लेफ्ट राइट साइड में जेपी की लैंड है, जो जेपी ने यमुना अथॉरिटी से खरीदी है और इन पर प्लॉट काटेगा। राइट साइड में अजनारा का प्रोजेक्ट चल रहा है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर यमुना एक्सप्रेस वे आने वाला है। और दोस्तों, आप हमारे वीडियो के बारे में बताएं, आपको कैसी लगी? क्या इस तरीके से वीडियो बनाना सही था? अथॉरिटी को टारगेट करना हमारा सही था? रेरा को टारगेट करना सही था? हम भी जानते हैं परेशानी तो सबको होती है, लेकिन आम आदमी की परेशानी सबसे बड़ी है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सेक्टर 24A में, तो आप ज़रूर करिएगा। लेकिन मान के चलिएगा कि आपको 5 से 7 साल में कब्जा मिलेगा यहाँ पर। इन बातों का ध्यान रखिएगा। हम भी चाहते हैं आप कहीं भी इन्वेस्ट करें तो आपका फायदा हो। और हम सेक्टर 24A की भी लोकेशन डालेंगे, जो गूगल मैप की भी होगी और व्हाट्सएप लोकेशन भी होगी। आप ओपन करके देख सकते हैं कि 24A आपके यहाँ से कितनी दूर पड़ता है। और हमने पहले भी बताया था, ये यमुना एक्सप्रेसवे से 8 किलोमीटर पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि यमुना एक्सप्रेसवे आने वाला है, तो हम लेते हैं आपसे विदा। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉपर्टी रीसेल में चाहिए अथॉरिटी की, दोनों तरह की, या तो किसान कोटे की या जनरल वाली, तो आप प्रॉप प्लांट को ना भूलिएगा। हम काम करते हैं ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपके विश्वास पर खरे उतर सकें और आपको एक ऐसी जगह निवेश करा सकें जिसका भविष्य उज्जवल हो, जिसमें आपको फायदा हो। और दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो हमारा हौसला भी बढ़ाती हैं और हमारी फेस वैल्यू को मेंटेन करके रखती हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ें और आगे जाके उनको कोई परेशानी हो या किसी भी परेशानी का उनको सामना करना पड़े। और ये लेफ्ट साइड में है जेपी का स्पोर्ट सिटी या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, जहाँ F1 वगैरह रेसिंग वगैरह भी होती है। आप सर्विस रोड से भी जा सकते हैं ग्रेटर नोएडा नोएडा की तरफ। सामने आ गया यमुना एक्सप्रेस पे, और सर्विस रोड से ही ऊपर यमुना एक्सप्रेस पे भी चढ़ सकते हैं आप लेफ्ट साइड से। तो दोस्तों, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, इसी के साथ आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।